गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड। मैं राजेश कुमार पासवान फ्रॉम लालगंज वैशाली बिहार से हूँ। और मेरी आवाज जा रही है सर आप लोगों के पास? गुड मॉर्निंग राजेश जी। हाँ जी, आ रही है सर आवाज। ओके, थैंक यू सर। अच्छा दोस्तों, जो हमारा ये आज का सेशन है और हमारे एमडी सर ने जो मुहिम को शुरुआत किए हैं, मतलब दिल से सल्यूट करना चाहिए, क्योंकि इस सेशन से हम लोग को ये सीखने को इतना जबरदस्त चीज मिल रही है कि जो आज तक मैंने पूरे लाइफ में 37-38 साल की उम्र हो गई और पूरी लाइफ में आज तक मैंने कई कंपनियों को देखा, लेकिन ये इस तरीके से प्लेटफॉर्म और इस तरीके के मैनेजमेंट और इस तरीके ट्रेनिंग एजुकेशन आज तक मैं अपने पूरे लाइफ में कभी नहीं देखा। और नए कई सारे लोगों से मैं मिला भी, मिलने के बाद भी मैं पूछता हूँ और लोगों से जानता भी हूँ। सब लोग से मैं सीखने की हमेशा कोशिश करता हूँ। बोले सर, आज तक जो प्लेटफॉर्म ने अमूल्य ने हम लोग को दिया, जो एजुकेशन अमूल्य ने हम लोग को दिया, जो ट्रेनिंग अमूल्य ने हम लोग को दिया, आज तक किसी कंपनी ने ऐसी ट्रेनिंग आज तक मुहैया नहीं कराया। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग को जो एजुकेशन और जो ट्रेनिंग मिल रही है सर, और सुबह सबसे पहले फर्स्ट में जो हम लोग का जो सुबह सुबह जो ट्रेनिंग मिल रही है, इस ट्रेनिंग में खासियत क्या है कि सर हमारे पास जो टाइम बचता है ना, इस टाइम में हम लोग 2 घंटे में एक्स्ट्रा कुछ कर पाते हैं। और यही रीजन है कि जब से ये हमारा शुरुआत हुआ है, अभी हम जब से मैंने रूबी किया सर, मेरा स्टार होता था लेकिन रूबी नहीं हुआ करता था। लेकिन ये पिछले 1 महीना से जो हमारा ये सेशन जब शुरू हुआ है, इस वजह से सर जब से सेशन शुरू हुआ है, मैं पिछले महीना भी मैंने रूबी क्वालिफाई किया, और भी 2 लगे मैं लीडरशिप के साथ में। तो ये इससे पता चलता है कि हम लोग सीखते क्या है। एमडी सर ने बहुत अच्छी बात बोले कि हम सिखाते तो है, लेकिन आप कितने सीखते हैं ये डिपेंड आपके ऊपर पड़ता है। क्योंकि सीखने से हम आपसे क्वेश्चन नहीं करेंगे, आपका बिजनेस, आपका लेवल, आपका जो बिजनेस हो रही है उसके ऊपर में पता चल जाता है कि कौन इंसान सीख रहा है और सीख करके अपने फील्ड में क्या इंप्रूव कर रहा है। तो वाकई में सर को जितना बार इनकी तारीफ किया जाए उतना कम है। इसलिए कम है कि सर उस बधाई का पात्र भी है। हमारे जितने भी मैनेजमेंट है ऑफिस के, हर एक ऑफिस का सिस्टम होता है 9 बजे 10 बजे से हमारे सर लोग सुबह से, यानी सुबह 6 बजे से 5 बजे से उठ करके ऑफिस का मैनेजमेंट के काम करते हैं, शाम तक काम करते हैं। कल रात को मेरा लगभग 8 बजे 9 बजे तक हम लोग का ट्रेनिंग हुआ, उसमें भी हमारे सर लोग थे। तो सबसे बड़ी बात, इतना खुशी की बात है कि सर गजब की है। तो हम इस कैप्टन जो हमारे हैं मिस्टर मनीष मरवाहा सर, हम उनको बुलाने से पहले मैं एक छोटी सी एक शायरी के माध्यम से सर को बुलाना चाहेंगे, क्योंकि उनको दिल में बसा के रखते हैं और उनसे बहुत सारा प्रेरणा मिलती है। और ये हम सब पे लागू होता है कि लोग डूबते हैं तो समुद्र को दोष देते हैं, लोग डूबते हैं तो समुद्र के दोष देते हैं, मंजिल ना मिले तो किस्मत के दोष देते हैं, खुद तो संभल के चलते नहीं है और ठोकर खाते हैं तो समुद्र को दोष देते हैं। तो वायदे में सर, मैं सर को बुलाना चाहता हूँ, हमारे एमडी सर हैं, तो एक बार इनके लिए जोरदार ताली। प्लीज वेलकम सर, हमारे मिस्टर मनीष मरवाहा सर, प्लीज वेलकम सर। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक यू राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद फॉर सच अ ब्यूटीफुल वर्ड्स इन द मॉर्निंग। आज का दिन आपके लिए शुभ हो, इसी कामना के साथ हम शुरुआत करते हैं। अभी त्योहारों का सीजन शुरू हुआ। अभी अष्टमी थी, फिर दशहरा था। हम सब ने दुर्गा पूजा और अष्टमी पूजा और रावण दहन, दशहरा का त्योहार मनाया। तो एक बात याद आ रही थी, जब रावण का वध हुआ तो प्रभु उनसे मिलने गए अपने भाई के साथ। तो रावण ने एक चीज कही थी। रावण ने कहा था कि राम, मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान था। 9 ग्रह मेरे पैर के नीचे, शनि मेरे पैर के नीचे, मेरे यहां बंधी, सबसे ज्यादा दौलत मेरे पास, सोने की लंका। तो शायद अयोध्या में तुम्हारा सिंहासन भी सोने का नहीं होगा, यहाँ तो मेरे पास पूरा शहर सोने का था, फिर भी मैं हार गया। जानते हो कारण क्या था? वो कारण था, मेरा भाई तेरे साथ था, मेरा भाई मेरे साथ नहीं था। सो दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। रावण
जो कि चारों वेदों का ज्ञाता, महाज्ञानी, जिसको सभी पुराण और सभी ग्रंथ कंठस्थ थे, जिसने भगवान शिव को पूजा कर कर अपने बस में करा हुआ था, सारे ग्रह उसके पास बंदी थे, उसके बावजूद भी अगर वो हारा तो उसका एक ही कारण था कि उसका भाई उसके साथ नहीं था। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे अपने अपने साथ नहीं होते तो हम जिंदगी की जंग को जीत नहीं सकते। तो जितने आपके अपने हैं उनको अपना बना के रखिए, अपनों के साथ रहिए, अपनों का साथ मत छोड़िए। छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे लालच कई बार हमें अपनों से दूर कर देते हैं, तो हम बड़ी से बड़ी जंग हार जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है इस प्रकरण से, इस कथा से, इस कहानी से, कि अपनों का साथ रहना चाहिए दोस्तों। वो कहते हैं ना कि आज का विचार कि जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी ही बड़ी कामयाबी भी हमें मिलेगी दोस्तों। तो जिंदगी में अगर आप बड़ा बनना चाहते हैं, जिंदगी में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, तो अपनों का साथ रखिए, अपनों को साथ रखिए। तकलीफें आएंगी, जितनी बड़ी तकलीफ होगी उतनी बड़ी कामयाबी भी आपके सामने होगी दोस्तों। आज की कहानी एक छोटी सी कहानी एक शिक्षा के साथ। एक बार एक जंगल में शेर शेरनी शिकार पर निकलते हैं अपने बच्चों को छोड़कर। शिकार करते, छोटे छोटे बच्चे अभी पैदा हुए थे कुछ दिन पहले, उनको छोड़कर निकल जाते हैं, बहुत दूर निकल जाते हैं शिकार करने के लिए। पीछे से बच्चे जो हैं उनको भूख लगने लगती है, भूख से बिलखने लगते हैं और बहुत तकलीफ में होते हैं कि उनको बहुत भूख लग रही होती है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तभी वहां से एक बकरी जा रही होती है। बकरी जब वो बच्चों को देखती है कि ये बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, तो उसको उस पर तरस आ जाता है और वो जाकर बच्चों को अपना दूध पिलाने लगती है। अब बच्चे दूध पी रहे होते हैं तो उनकी भूख मिटती है, तो उनको अच्छा महसूस होता है। तभी उसी समय शेर शेरनी भी वापस आते हैं। जब वो देखते हैं कि एक बकरी उनके बच्चों के पास है, तो शेर को बहुत गुस्सा आता है। उसको लगता है कि उसके बच्चों को नुकसान ना पहुंचा दे, तो उसको जैसे ही मारने के लिए दौड़ता है, तभी वो छोटे बच्चे अपने पिता शेर को बोलते हैं कि इसे मत मारिए, इसने तो हमारी जान बचाई है, हम भूख से बिलख रहे थे, इसने अपना दूध देकर हमारी जान बचाई है। तो शेर को बहुत अच्छा लगता है, शेर शेरनी कृतज्ञ होते हैं उस बकरी के, और शेर उसको कहता है कि धन्यवाद बकरी, आपने मेरे बच्चों की जान बचाई। आज के बाद इस जंगल में तुम निर्भय होकर घूमो, बिना डर के घूमो, तुम्हारे को कोई तंग नहीं करेगा। अगर कोई भी तकलीफ हो तो कभी भी मेरे पास आना, क्योंकि आज तुमने मेरे बच्चों पर एहसान करा है, मेरे पर एहसान करा है। बकरी बहुत खुश होती है, वो जंगल में निर्भय होकर घूमती है। कभी कभी वो शेर की पीठ पर भी चढ़ जाती है, और ये देखकर सारे जानवर हैरान होते हैं। उस बकरी की एक दोस्त होती है, चील। एक दिन बकरी अपने इस उपकार की स्टोरी चील को सुनाती है, तो चील को भी काफी प्रेरणा मिलती है, उसको भी बड़ी खुशी होती है कि अच्छा, परोपकार करने से इतना लाभ होता है, तो मैं भी जिंदगी में कहीं जरूर परोपकार करूंगी। तो एक दिन चील उड़ रही होती है, तो वो देखती है कीचड़ में चूहे के बच्चे, छोटे छोटे चूहे के बच्चे कीचड़ में फंसे होते हैं। सर्दी का मौसम होता है, ठंड का मौसम होता है, और उसको लगता है कि ये कीचड़ में फंसकर मर ना जाए, और वो उनको बड़ी सावधानी से चोंच से निकालती है चील उन चूहे के बच्चों को, और एक सुरक्षित स्थान पर रख देती है। तो बच्चों को बहुत ठंड लग रही होती है, तो चील अपने पंख फैलाकर उनको गर्मी देने के लिए कि भाई ये मर ना जाए ठंड से, इनको थोड़ा इनका तापमान सही करा जाए, तो पंख फैलाकर बच्चों के ऊपर बैठ जाती है। तो थोड़ी देर में जब बच्चों को गर्मी महसूस होती है तो उनको अच्छा लगने लगता है। अब कुछ समय के बाद चील जैसे ही उड़ने लगती है, वो देखती है कि उसके तो पंख कुतर दिए चूहों ने। उसको बड़ा दुख होता है, और कि उसने तो भलाई करी, लेकिन चूहों ने उसके पंख कुतर दिए। अब ये बात जब वो बकरी को बताती है कि देख, एक परोपकार तूने करा और तुझे क्या फल, कितना बढ़िया फल मिला कि तू अब निर्भय होकर पूरे जंगल में घूमती है, लेकिन जब मैंने परोपकार करा तो मुझे क्या फल मिला, मेरे तो पंख ही कुतर दिए चूहों ने, मेरा तो उड़ना मुश्किल हो गया।
तब बकरी उसको सीख देती है। बकरी कहती है कि देखो, परोपकार भी किसके ऊपर करना चाहिए, ये बहुत देखने वाली बात है। अगर आप किसी बहादुर इंसान पर, किसी बलवान पर, किसी बुद्धिमान पर परोपकार करोगे तो वो आपके परोपकार को याद रखेगा और आपका भला करेगा। लेकिन किसी अनिष्ट व्यक्ति पर, किसी ऐसे दुर्जन व्यक्ति पर, किसी ऐसे निर्बल और ऐसे घटिया इंसान पर अगर आप परोपकार करोगे तो उसका फल आपको बुरा ही मिलेगा। सो दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख है कि हम किन के साथ रहते हैं, किन की भलाई करते हैं। अब चूहा जो है वो किस चीज का प्रतीक है? चूहा लगभग हमारे मन जैसा ही है। आप देखा है, चूहा बहुत ही लालची किस्म का इंसान प्राणी है, जो बहुत तेजी से अपनी आबादी बढ़ाता है। अगर प्राकृतिक रूप से उसकी आबादी को कंट्रोल करने वाले जानवर ना हो तो इस संसार में सिर्फ चूहे ही हो, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसके बच्चे पैदा होते हैं और कई दर्जनों की संख्या में उसके बच्चे पैदा होते हैं। और ऐसा लालची चूहा होता है कि जो हर चीज को कुतर देता है। अलमारी में जाएगा तो वहां के सारे कपड़े कुतर देगा। उसको भूख नहीं लगी हुई, हालांकि उसको भूख नहीं लगी कि उसको भूख लगी है तभी कपड़े कुतरेगा, नहीं, उसकी एक आदत है, उसकी एक आदत है विनाश करने की। लगभग हमारा ऐसा ही मन होता है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, जो इधर उधर भागता रहता है, जो जो अनियंत्रित होता है। ऐसी चूहा जो है वो अनियंत्रित प्राणी है, जिसके ऊपर नियंत्रण करना जरूरी है। मैं अभी पिछले दिनों, क्योंकि मेरा माइथोलॉजी एक बहुत प्रिय सब्जेक्ट है, मैं पढ़ता रहता हूँ माइथोलॉजी पे, तो ऐसे ही मन में विचार आ रहा था कि ये हमारे पुराणों में गणेश जी की सवारी चूहे को क्यों बनाया गया। गणेश तो बहुत ही बलिष्ठ है, हाथी जैसा शरीर है, और चूहा तो छोटा सा प्राणी है। और एक एक इतना बड़ा देव जो बहुत भारी शरीर वाले, वो एक छोटे चूहे की सवारी कैसे करते हैं। तो दोस्तों, हमारे यहाँ पर जब वेद बने तो वेदों के बाद पुराण बने। पुराण एक सिंबॉलिक है, एक शिक्षा के, एक कहानियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है पुराणों के माध्यम से। तो एक सिंबल्स है, वो एक सिंबल है आपको समझाने के लिए। अभी जैसे मैंने बात करी चूहे की, कि चूहा जो है वो एक अनियंत्रित प्राणी है, जो एक बहुत लालच से भरा हुआ है, जिसके ऊपर नियंत्रण नहीं है। तो आप किसी ऐसी चीज को, जिसको जो जो इस तरह का एक प्राणी हो, उसको आप बुद्धि और बल से कंट्रोल कर सकते हैं। आप जो गणेशा हैं वो बल और बुद्धि के देवता हैं, और चूहा जो है वो अनियंत्रित और एक ऐसा निष्ठ प्राणी है जो बहुत लालची है। ऐसी चीज को आप बुद्धि से और बल से कंट्रोल करते हैं। चूहा भी एक तरह का, हमारा मन जो है वो भी एक तरह के चूहे जैसा ही है, जो अनियंत्रित होता है, जो हर जगह भटकता है। आपने देखा होगा कि मन, आप यहाँ बैठे हैं और मन जो है वो मुंबई में होगा, कभी आपका दिल्ली में होगा, कभी चाट की दुकान पे होगा, और कहीं 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 होगा। तो ऐसे केसेस के अंदर जब आपका मन नियंत्रण नहीं कर, तो उसको, मन को कैसे नियंत्रित करते हैं? मन को आप अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपनी ताकत से मन को कंट्रोल करते हैं। ऐसे ही जो चूहा है वो भी सिंपल इसी चीज का है, और उसको ज्ञान और बुद्धि से ही कंट्रोल किया जा सकता है। शायद इसीलिए ही उन पुराणों में इसको हमारे देवताओं को इसके साथ सिंबल करा। कभी ऐसी और बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के लिए एक छोटी सी स्टोरी जो एक बहुत बड़ा ज्ञान देती है कि हमें किन के साथ रहना चाहिए और किन लोगों के साथ हमें परोपकार करना चाहिए। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत आज स्टोरी से कुछ सीखा होगा, और आप अपने बच्चों को भी ऐसी छोटी छोटी स्टोरीज सुनाएंगे। स्टोरीज के माध्यम से बच्चों के दिमाग का विकास होता है, बच्चों के चरित्र का निर्माण होता है, और स्टोरीज जो है बच्चे लंबे समय तक याद रखते हैं, और जिससे कि वो अपने भविष्य का और अपने चरित्र का निर्माण करते हैं दोस्तों। तो आज का अगला जो पार्ट है वो है हमारा हेल्थ सेगमेंट। और हेल्थ सेगमेंट के अंदर हम बात कर रहे थे पिछले दिनों आर्थराइटिस की, क्योंकि कुछ छुट्टियां रही त्योहारों की वजह से, तो कई दिनों के बाद हम मिले हैं। लास्ट जब हम मिले थे तब आर्थराइटिस डे था, उस दिन 12 तारीख को। और आर्थराइटिस डे पे हमने जॉइंट की बात करी थी, उसमें हमने ऑस्ट्रियो आर्थराइटिस की बात करी थी, मींस बड़े जोड़ों के तकलीफ, जिसमें घुटनों का
घुटनों की प्रॉब्लम थी, जिसमें हमने संधि कल्प के बारे में बात करी थी, जिसमें हमने ग्लूकोजामाइन के बारे में बात करी थी दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि वो सब चीजें आपने याद रखी होंगी, नोट करी होंगी। आज हम बात करेंगे गाउट की, और आज हम बात करेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस की। कई तरह का आर्थराइटिस होता है, जैसे हमने पिछली बार बात करी थी। ऑस्टियो आर्थराइटिस मीन्स घुटनों के या बड़े जोड़ों का, कमर का दर्द जिसमें बड़े जोड़ होते हैं। और ये जनरली जो बड़े जोड़ों का दर्द होता है, ये उम्र के साथ साथ होता है, जब हमारे जॉइंट के बीच का जो रबड़ है, जिसको कार्टिलेज बोलते हैं या गद्दी बोलते हैं, वो जब घिसना शुरू हो जाता है। जो सिरे जो हैं हड्डियों के, उसके ऊपर जो एक चिपचिपा पदार्थ, एक कार्टिलेज होता है, जब वो घिसने लगता है और उसकी वजह से हड्डियों का गैप कम हो जाता है। जब हड्डियों का गैप कम होता है तो आपस में रगड़ लगनी शुरू होती है। जब वो रगड़ लगनी शुरू होती है तो वहां पर तकलीफ होती है, सोजिश आती है। तो उसके लिए हमने प्रोडक्ट की बात चर्चा करी थी पिछले क्लास के अंदर, ऑस्टियो आर्थराइटिस में। आज हम बात करेंगे रोमेटाइड आर्थराइटिस और गाउट की। सो दोस्तों, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन ये रोमेटाइड आर्थराइटिस या गाउट की जो प्रॉब्लम है, ये ज्यादातर महिलाओं में होती है। मींस पुरुषों की संख्या में डबल संख्या जो है वो महिलाओं की है इस तकलीफ के लिए, रोमेटाइड आर्थराइटिस और गाउट। ये होता कैसे है और ये होता क्यों है? जैसे ऑस्टियो आर्थराइटिस बताया, ये एज लिंक्ड है। मींस हम जैसे लाइफस्टाइल है, हम अगर ठीक से जीवन नहीं जी रहे, हम खाना पीना सही नहीं खा रहे, अगर हम अपने दिनचर्या को सही से नहीं ले रहे, मैंने आपको खाने में तेल की बात भी करी थी पिछले क्लास के अंदर, कि हम लोग ऑयल कैसा खा रहे हैं। अगर हम वेजिटेबल ऑयल खा रहे हैं, वेजिटेबल घी खा रहे हैं, जो जिसके ऊपर कि अभी WHO ने भी बैन लगाया है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा ट्रांस फैट्स हैं, उसकी बात मैंने करी थी। वो नहीं खाना चाहिए। रिफाइंड ऑयल नहीं खाने चाहिए। हमें होल ग्रेन से निकला हुआ तेल जो है, शुद्ध तेल लेना चाहिए या देसी घी खाना चाहिए, और एक नियंत्रित मात्रा में इसको जरूर लेना चाहिए हमें। अनियंत्रित होकर बहुत ज्यादा घी, बहुत ज्यादा तेल भी नुकसान करते हैं, क्योंकि उससे आपका वजन बढ़ना शुरू होता है। जब वेट बढ़ता है, उससे भी आर्थराइटिस की समस्या सामने आती है। वेट का नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में मैंने बताया था कि अगर घुटने की तकलीफ स्टार्ट हो गई है, अगर उसको शुरू में ही कंट्रोल नहीं करोगे, तो उसका इफेक्ट जो है वो बाकी जॉइंट्स के ऊपर भी होना शुरू होता है, और कुछ समय के बाद वो आपके कमर के दर्द में, जो आपकी हिप्स की जॉइंट्स हैं, वहां पर भी उसका असर सीधा होना शुरू होता है। तो आप इसको पहली स्टेज पर ही या दूसरी स्टेज पर ही अगर कंट्रोल कर लेंगे, तो आप इससे निजात पा सकते हैं, इसको रिवर्स कर सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये जब ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर इसका इलाज नहीं है। इसका इलाज पेन किलर भी नहीं है। अगर आप एलोपैथी में जाते हैं तो पेन किलर डॉक्टर लिखता है और स्टेरॉइड्स देता है। तो पेन किलर जो है वो उस कुछ समय के लिए तो आपको तकलीफ से निजात देंगे, लेकिन लॉन्ग रन में उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होंगे। आपको बताया था कि ग्लूकोजामाइन के अंदर गूगल है, जो आपके लिए पेन रिलीफ का भी काम करता है। अगर ज्यादा दर्द है तब भी आप ग्लूकोजामाइन ले सकते हैं दोस्तों। तो उसके बाद आज जो है रूमेटाइड आर्थराइटिस। अब ये क्या होता है, ये कौन सी बीमारी है? ये छोटे जोड़ जो है आपके। अब क्या होता है कि एक तो आपका ऑस्टियो आर्थराइटिस और रूमेटाइड आर्थराइटिस के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है? ये बेसिकली इम्यून सिस्टम से लिंक्ड है। रूमेटाइड आर्थराइटिस जो है आपकी इम्यूनिटी से लिंक्ड है। जब आपका इम्यून सिस्टम वीक होने लगता है, तो आपकी बॉडी जॉइंट्स के अंदर एंटीबॉडी का निर्माण करना शुरू करती है। अगर आपके शरीर का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, तो जॉइंट्स जो हैं वहां पर आपकी तकलीफ बढ़नी शुरू होती है, वहां पर सोजिश आनी शुरू हो जाती है, और आपके अंग जो हैं, खासकर हाथ और पैर, आपने देखा होगा रूमेटाइड आर्थराइटिस के केस में मुड़ने शुरू हो जाते हैं। और उसी का ही एक छोटा भाई है गाउट। गाउट भी लगभग वैसी ही समस्या लेकर आता है। जब आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जब आप प्रोटीन की मात्रा ज्यादा लेना शुरू करते हैं, और आपका जो दिनचर्या है, जो आपका लाइफस्टाइल है, वो ज्यादातर बैठने का है, आप ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते, चलते नहीं है ज्यादा, और यूरिक एसिड आपका बढ़ना शुरू हो जाता है, तो उस केस में गाउट की समस्या होती है, और वो धीरे धीरे और गंभीर रूप लेते हुए आर्थराइटिस
की तरफ बढ़ जाती है। कई तरह का आर्थराइटिस है, खाली ये 3 तरह का नहीं है। गले में भी जब आपकी मसल्स वीक होनी शुरू हो जाती हैं, वहां पर आपने देखा होगा कुछ लोगों को मुंह में खाना डालते हैं, बिना पानी के अंदर नहीं जाता। तो कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसी आर्थराइटिस भी होती है जब आपकी मसल्स आपकी स्टिफ होनी शुरू हो जाती हैं, गले की मसल स्टिफ हो जाती हैं, लार नहीं बनती ज्यादा, लेकिन और खाना आपको बिना पानी के अंदर नहीं जाता, जो कि एक समस्या है। ऐसी कई तकलीफें हैं और इसका समाधान जो है वो आयुर्वेद में बहुत अच्छे से संभव है। आर्थराइटिस चाहे कोई भी हो, आर्थराइटिस चाहे ऑस्ट्रियो हो या रोमेटाइड आर्थराइटिस हो, आप एक चीज का ध्यान रखें, वो आपके पास एक ओमेगा 3 है। ओमेगा 3 का सोर्स है आपके पास फ्लेक्सीड ऑयल। फ्लेक्सीड ऑयल और ओमेगा 3 जो है ये आर्थराइटिस और जॉइंट्स की को बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। ये चीज हमेशा याद रखें। फ्लेक्सीड ऑयल जो है इट्स अ रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3। ओमेगा 3 जो है आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छे हैं। ओमेगा 3 आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छे हैं। ओमेगा 3 आपके कई तरह के कैंसर को फाइट करने के लिए बहुत अच्छा है। ओमेगा 3 जो है आपकी जॉइंट की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो मतलब एक की फ्लेक्सीड एक, उसके गुण अनेक, बहुत सारे गुण हैं। ये एंटी इंफ्लामेटरी भी है। ये एक तरह से जब आपको पेन में होते हैं तो पेन में राहत भी ये देता है आपको, फ्लेक्सीड ऑयल कैप्सूल्स। तो आप एक तो फ्लेक्सीड ऑयल कैप्सूल्स आर्थराइटिस के पेशेंट्स को देना ही देना है आपने। ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो उस केस में अगर आप फ्लेक्सीड देते हो तो ये वहां पर भी काम करता है। तो मैं पढ़ रहा था कि फ्लेक्सीड के बहुत से गुण हैं। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं ये आपके जॉइंट में आर्थराइटिस में बहुत ही कारगर हैं दोस्तों। तो जब आपको रूमेटाइड आर्थराइटिस का कोई पेशेंट मिले या ऑस्टियो आर्थराइटिस का कोई भी पेशेंट मिले, तो आपने ओमेगा 3 देना है, मींस आपने फ्लेक्सीड ऑयल कैप्सूल्स उसको देने ही देने हैं। अब इसके अंदर आपको कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए? देखिए, अगर आपको गाउट की प्रॉब्लम है, गाउट मतलब यूरिक एसिड बढ़ गया है, आप इसको पता कैसे लगे? आप देखते हैं कई बार सुबह आप उठते हैं, जैसे ही जमीन पर पैर रखते हैं तो आपके पैरों की एड़ियों में बहुत दर्द होता है, जमीन पर पैर नहीं रखे जाते, आपकी जॉइंट्स में, छोटे जॉइंट्स में स्टिफनेस आ जाती है, मींस हाथ अगर वो बंद है तो ठीक से खुल नहीं रहे, शोल्डर जो है स्टिफ हो रहे हैं, टांगे स्टिफ हो रही हैं, पैर की तलियों में दर्द हो रहा है, तो आपको तुरंत यूरिक एसिड अपना चेक कराना चाहिए। अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो ये आगे और बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो इसको कंट्रोल करना जरूरी है। तो दिनचर्या में आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? अपने खाने पीने पे ध्यान देना चाहिए। आप क्या खा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो तुरंत, क्योंकि ये वात रोग है, तो आपको आयुर्वेद के हिसाब से मक्का, अभी सर्दियां आ गई हैं, सर्दियों में ज्यादा ये प्रॉब्लम आती है जॉइंट्स की, तो जो मक्का है, कॉर्न्स है, वो आपके वात रोग को बढ़ाती हैं, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। गोभी, आलू, पत्ता गोभी, ब्रोकली, राजमा, अचार, ये सब चीजों को आपको तुरंत अवॉइड करना चाहिए। यूरिक एसिड अगर बढ़ा हुआ है तो रेड मीट नहीं खाना चाहिए। आपको नमक जो है वो व्हाइट सॉल्ट नहीं लेना चाहिए। चीनी को बिल्कुल कम कर देना चाहिए। शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना। सिगरेट नहीं पीनी। अगर आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, ये सब चीजें जो हैं ये एग्रीवेट करेंगी, आपकी इस बीमारी को और अधिक बढ़ा देंगी। जिनको रोज शराब पीने की आदत है तो उनके लिए तो ये जहर है। यूरिक एसिड के केस में, गाउट के केस में, आर्थराइटिस के केस में ये आपके इस समस्या को एग्रीवेट करेगी। जिनको स्मोकिंग करने की आदत है, गाउट और रूमेटाइड आर्थराइटिस के केस में ये उसके लिए एक बहुत ही खराब चीज है, ये उस समस्या को और अधिक बढ़ा देगी। तो इनको अवॉइड करना चाहिए। और क्या चीज खानी चाहिए दोस्तों? आर्थराइटिस के केस में आपको केला, केला जो है वो बहुत ही बढ़िया है, फल है केला, सेब, पाइनएप्पल, विटामिन सी से भरपूर फ्रूट्स, एप्पल, सेब, और अगर मन है चाय का तो ग्रीन टी, ये बहुत लाभकारी है।
आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए, खासकर रोमेटाइड आर्थराइटिस या गाउट के पेशेंट्स के लिए। बनाना जो है इसमें इस तरह के गुण है कि ये यूरिक एसिड को कम करने में बहुत सहायक है। आपका पाइनएप्पल बहुत अच्छा है। आपके सिट्रस फ्रूट्स में संतरे, अभी सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है, आप देखेंगे कि बहुत सारा कीनू है, संतरा है, मौसमी है, ये फल आने शुरू हो जाते हैं। भरपूर मात्रा में विटामिन सी है इनके अंदर और ये आपके जॉइंट्स की हेल्थ के लिए बहुत ही लाभकारी हैं। सुबह एक सेब, वो कहते हैं ना, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। रोज एक सेब या थोड़ा सा अनार सुबह खाली पेट खाने से आपको बहुत अधिक लाभ होगा। तो इस चीज को ध्यान में रखें। आप थोड़ा थोड़ा सैर करें, आप धूप में घूमें, क्योंकि आर्थराइटिस के पेशेंट्स को धूप बहुत जरूरी है। विटामिन डी की मात्रा उनके शरीर में बहुत अधिक मात्रा में चाहिए। विटामिन डी उनको अपने जॉइंट्स को ठीक रखने के लिए और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए। कैल्शियम की कमी भी होती है तब भी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है। अगर कैल्शियम कमी है तो आप अपना हमारा कैल्शियम दे दीजिए उसको, वो बहुत अधिक लाभ देगा आपको। और अब हम देखते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास, तो हमारे आमूले में ऐसा क्या समाधान है जिसको हम किसी पेशेंट को दे सकते हैं। तो अगर हम स्लाइड्स पर जाएं, सचिन एक बार स्लाइड आप ऑन कर देंगे। तो आज हम जैसे हाँ, हमारे पास यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए, जैसे मैंने बोला कि अपने दिनचर्या को कंट्रोल करें, अपने खाने पीने को कंट्रोल करें। शाम को आपने दही लस्सी नहीं लेनी, चावल नहीं खाने रात को, राजमा, माँ की दाल, प्रोटीन्स, हाई प्रोटीन, दूध, दही, मक्खन, सॉरी दूध, दही, जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक है, वो आपने बिल्कुल अवॉइड करनी है, उसको एकदम से कम कर देना है अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा है। अब मैंने जैसे बताया कि उसका एक सिम्टम्स आपको नजर आएगा कि सुबह उठ रहे हैं तो आपके हाथ पैर अकड़े हुए हैं, शोल्डर अकड़े हुए हैं। जब आप पैर जमीन पर रखते हैं तो तलियों में दर्द होता है, एड़ियां आपकी दुखती हैं, आपका पैर रखने का मन नहीं करता जमीन पर। जब आप चलते हैं तो कुछ देर आपको बहुत तकलीफ होती है और फिर धीरे 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 चीजें नियंत्रित होने लगती हैं। तो इस केस में आपको यूरिक एसिड टेस्ट कराना चाहिए। और यूरिक एसिड अगर बढ़ा हुआ है तो आपके खाने पीने पे एकदम से कंट्रोल, मीन्स आपने प्रोटीन की मात्रा को बिल्कुल जीरो कर देना है। प्रोटीन नहीं लेने आपने, हल्की सैर करनी है, तेज सैर नहीं करनी। धूप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब अगर हम बात करें आपको दवा कौन सी लेनी है यूरिक एसिड के केस में, यूरिक एसिड को नेचुरल तरीके से भगाने के लिए वो है आपका यूरिटोन। यूरिटोन दोस्तों एक आयुर्वेदिक एक ऐसी मेडिसिन है, एक ऐसी आयुर्वेदिक दवा है, एक नेचुरल मॉलिक्यूल्स है, एक नेचुरल प्रोडक्ट है जो आपके यूरिक एसिड को कंट्रोल करेगा। इसमें अगर आप देखें, इसमें गूगल है, इसमें गिलोय है, पुनर्नवा है, रासना है, गोखरू है, अजमोड़ा है, सौंठ है, मिर्ची, पिपली, ये सारी चीजें मिलकर आपके जॉइंट के पेन को भी ठीक करेंगी और आपके यूरिक एसिड को कम करने में बहुत अधिक सहायक हैं दोस्तों। इसको लगातार आपने 2 से 3 महीने लेना है और आपने अपने डाइट को कंट्रोल करना है। आप देखेंगे कि आपके यूरिक एसिड में कमी आनी शुरू हो गई है और कुछ ही समय में यूरिक एसिड जो है पूरी तरह से नियंत्रित हो गया है और आप ठीक से चल पा रहे हैं। तो इसके अंदर आपको बहुत अधिक दवाओं की जरूरत नहीं है। यूरिक एसिड के लिए आपने डाइट कंट्रोल करना है, प्रोटीन को कम करना है और साथ में आपने यूरिटोन लेना है और फ्लैक्सीड देना ना भूलें दोस्तों। देखिए फ्लैक्सीड ऑयल के मैंने बहुत से गुण बताए। अब एक और जो मेजर समस्या है, जैसे रूमेटाइड आर्थराइटिस की अगर हम बात करते हैं, तो आर्थराइटिस कहाँ से शुरू होता है? बहुत सारे केसेस के अंदर जब हमारी मसल्स वीक होने लगती हैं, हम कहते हैं ना जॉइंट प्रॉब्लम है, एक्चुअली ये स्टार्ट ही मसल से होता है। जब हमारे शरीर की इम्यूनिटी वीक होती है, जब हमारे शरीर के मसल्स वीक होते हैं और वो आपके शरीर का भार प्रॉपर नहीं ले पा रहे होते, तो वो जो वजन है वो हड्डियों और जॉइंट्स पे सीधा जा रहा होता है, तब जाकर हमारे को जॉइंट्स प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इसलिए आपके वजन को नियंत्रण करना भी बहुत जरूरी है। बहुत सारे केसेस में हमने देखा है आर्थराइटिस के केसेस के अंदर पेशेंट का वजन ज्यादा होता है,
तो मैंने आपको बताया मसल्स वीक है, आपका इम्यून सिस्टम वीक है। जब आपकी इम्यूनिटी, आपकी बॉडी जो है आपके जॉइंट्स के अंदर एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है, तब जाकर आपको जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, जॉइंट्स के अंदर विकार आने शुरू होते हैं, जॉइंट्स के अंदर तकलीफ होनी शुरू होती है छोटे, और आपकी उंगलियां, हाथ पैर जिन पेशेंट्स हैं उनकी मुड़नी शुरू हो जाती हैं। तो उसको हम कैसे नियंत्रण करें, उसके लिए अमूल्या में क्या चीज है, हम उसको आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट जो अगर आपके पास, हमारे पास जो आपके रूमेटॉइड अर्थराइटिस में आपका, नेक्स्ट स्लाइड देखिए, यूरिक एसिड के केस में आप अमृता तुलसी रसायन जरूर दें। अमृता तुलसी रसायन भी यूरिक एसिड को कम करती है। आपको कोई यूरिक एसिड का पेशेंट मिल रहा है तो आपने यूरिटोन और अमृता तुलसी रसायन, ये आपके बेसिक इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करेगी, और जो तुलसी है वो यूरिक एसिड को खत्म करने में बहुत अधिक सहायक है। और जैसे गिलोय की मैंने बात करी, गिलोय एक बहुत ही अद्भुत जड़ी बूटी है। हम संस्कृत में इसको अमृता बोलते हैं। अमृता का मतलब एक ऐसा औषधि जो अमृत प्रदान करती है, मीन्स जो हमें अमृतत्व और हमारे को एक लंबी उम्र की जो हमारे को सहायता करती है, वो गिलोय है। गिलोय एक नेचुरल, एक ऐसा जड़ी बूटी है जो न केवल इम्यूनिटी को बढ़ाता है बल्कि बुखार, बहुत सारी बीमारियों में काम करती है गिलोय। तो आप गिलोय और तुलसी का कॉम्बिनेशन एक अद्भुत कॉम्बिनेशन है, और ये यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में बहुत अधिक सहायक है। आजकल जैसे डेंगू की फैला हुआ है, बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ कि डेंगू जो है से पीड़ित हैं, ये चेंज ऑफ सीजन है। तो आप डेंगू के केस में सबसे ज्यादा जरूरी है प्लेटलेट्स को मेंटेन करना। आपके प्लेटलेट्स जो हैं वो नीचे गिरने शुरू हो जाते हैं, और उसमें कोई भी एंटीबायोटिक नहीं देनी चाहिए। तो उस केस में भी अगर आप अमृता तुलसी रसायन जो है, अगर आप इसके 4 से 6 कैप्सूल किसी ऐसे पेशेंट को देते हैं जिसको यूरिक एसिड, सॉरी, जिसका डेंगू बुखार है, उसके प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, उसके अंदर ये बहुत कारगर है, और ये आपके कुछ ही दिनों में आपके प्लेटलेट्स को बढ़ा देगा। डेंगू के केस मैंने बहुत सुन रहा हूँ आजकल, हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं डेंगू के केस के अंदर। तो हमारा डेंगू में अभी अमृता तुलसी रसायन यूरिक एसिड भी कम करेगा, ये प्लेटलेट्स को भी बढ़ाएगा, ये बुखार को भी नियंत्रित करेगा, और शरीर के अंदर जैसे फ्री रेडिकल्स हैं उसको भी नियंत्रण करेगा। और आजकल अगर आपको डेंगू के केस मिल रहे हैं तो उसमें आप अमृता तुलसी के साथ साथ सेफ्ट्रीन दे दीजिए, बहुत कारगर है। और ये दोनों मिलकर आपके डेंगू के पेशेंट्स के प्लेटलेट्स को, खून की कमी नहीं होने देंगे, प्लेटलेट्स बढ़ाएंगे, बुखार को कम करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे थे यूरिक एसिड की, तो ये इसके बहुत से गुण हैं इस प्रोडक्ट के भी। तो आप यूरिक एसिड का नियंत्रण करना चाहते हैं तो अमृता तुलसी रसायन दिन में 2 से 3 कैप्सूल दे सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं अगर ज्यादा प्रॉब्लम है। आपने यूरिटोन 3 बार लेना है, सुबह दोपहर शाम, और साथ में अमृता तुलसी रसायन 2 ले लीजिए सुबह शाम। अगर ज्यादा समस्या है तो 3 भी ले सकते हैं अमृता तुलसी रसायन। और अगर प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं तो ये 4 से 6 कैप्सूल भी ले सकते हैं अमृता तुलसी रसायन के। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज जरूर समझ में आई होगी। यूरिक एसिड के केस में जब हमारे को तकलीफ होती है जॉइंट्स में, और पैर नीचे रखने में तकलीफ हो रही है, मसल स्टिफ हो रहे हैं, और अगर हम टेस्ट कराते हैं और हमें पता लगता है यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तब ये 2 प्रोडक्ट जो हैं वो नियंत्रण करेंगे आपके यूरिक एसिड को। लेकिन सबसे जरूरी है आपका आहार विहार। आहार विहार में मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ, याद रखिएगा ये चीज कि आपको मक्का नहीं लेनी, गोभी नहीं खानी, राजमा नहीं खाने, माँ की दाल नहीं खानी, चावल नहीं खाने, खासकर शाम को दही लस्सी नहीं लेनी, प्रोटीन्स की मात्रा को बिल्कुल कम कर देना आपने, और या तो ना ही ले वो बेटर है प्रोटीन्स कुछ दिन। जैसे ही आपका नियंत्रण में होगा आपको फर्क पड़ेगा दोस्तों। अब हम दूसरी बात कर रहे थे कि अगर जॉइंट्स में पेन है, अगर आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, तो उस केस में हमारे पास एक बहुत ही नायाब प्रोडक्ट है, वो है हमारा सचिन, नेक्स्ट स्लाइड। संधिकल्प कैप्सूल्स जॉइंट्स के लिए, ये एक बहुत ही कामयाब औषधि है। संधिकल्प आपके जॉइंट्स की इन्फ्लामेशन को, आपके मसल्स को,
उसमें होने वाली प्रॉब्लम को, जैसे मैंने बताया रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है जब आपके जॉइंट्स के अंदर आपकी एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाती हैं, आपकी शरीर के अंदर रेडिकल्स या जिसको बोलते हैं ना वो आने शुरू हो जाते हैं जॉइंट्स के अंदर। तो उसमें भी ये अश्वगंधा, पिपली, शलाकी, मेथी, रासना, गिलोय, गिलोय का फिर देखिए यहाँ पर रोल है। आपका रासना बहुत अच्छा है जॉइंट्स के लिए। सौंठ, सौंठ जो है वो वात रोग नाशक है। गूगल आपके जॉइंट्स में होने वाली इन्फ्लामेशन को, मींस दर्दों को कम करता है। काली मिर्च और हर्तकी, ये जड़ी बूटियां मिलकर आपके जो जॉइंट में दर्द हो रहा है, सोजिश आ रही है, उसमें आपकी इम्यूनिटी को, जॉइंट्स की इम्यूनिटी को बढ़ाने में ये बहुत अधिक सहायक है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे कि इसका उपयोग कहाँ पे करना है। आपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। और एक तो और प्रोडक्ट है जो आपको जरूर ध्यान में रखने चाहिए जब आप इस तरह के पेशेंट से डील करते हैं। तो आप एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है अश्वशिला रसायन और साथ में ज़ाराविन। दोस्तों अश्वगंधा जो है ये नर्व्स को ताकत देती है। देखिए मैंने पहले आपको बताया कि जॉइंट की पेन कहाँ से स्टार्ट होती है। जॉइंट की पेन स्टार्ट होती है जब आपकी मसल्स जॉइंट को प्रॉपरली सपोर्ट नहीं कर रही होती, मसल्स आपकी वीक होनी शुरू हो जाती हैं और उसकी वजह से जो लोड है वो सीधा जॉइंट्स पर जाना शुरू होता है। मसल्स इसीलिए भगवान ने दी हैं ताकि शरीर को, वो हर अंग को, हड्डियों को प्रोटेक्ट कर सके। जॉइंट्स के ऊपर मसल्स होती हैं, उसको वो प्रोटेक्ट कर सकें। और जो अश्वशिला रसायन है, खासकर ये सर्दियों में, जैसे मैंने अमृता तुलसी का आपको बताया कि उसके बहुत से लाभ हैं, उसी तरह अश्वशिला रसायन के भी बहुत सारे लाभ हैं। अश्वशिला रसायन आपके लिए एक तरह का पेन नाशक का भी काम करेगा, आपकी नर्व्स को ताकत देगा, आपका खून बढ़ा देगा। आप इसमें क्योंकि बहुत से मिनरल्स हैं और ये सेंट्रल नर्व सिस्टम को, जो जो आपकी वेन्स जो आपके सिग्नल्स लेकर जाती हैं दिमाग तक, उन सभी वेन्स को ताकत देता है। आपके मसल्स को प्रॉपरली ये सपोर्ट करता है, शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी बॉडी की जो फाइटिंग स्पिरिट है उसको, ये उसके लिए ये बहुत ही जरूरी है अमृता तुलसी रसायन। और एक जो मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो बहुत ही बढ़िया आपका टॉनिक है वो है ज़ाराविन। रूमेटाइड आर्थराइटिस के केस में या ऑस्टियो आर्थराइटिस के केस में भी आप ज़ाराविन सिरप जरूर दें। ये आपकी मसल्स को, आपकी इम्यूनिटी को बहुत ही बढ़िया तरीके से ये सपोर्ट करता है दोस्तों। तो ज़ाराविन बहुत इंपॉर्टेंट है रूमेटाइड आर्थराइटिस के अंदर। रूमेटाइड आर्थराइटिस के अंदर शिलाश्व रसायन बहुत इंपॉर्टेंट है और संधिकल्प बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने एक चीज कभी नहीं भूलनी, वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जिसका बहुत अच्छा सोर्स है वो है आपका फ्लेक्सीड ऑयल कैप्सूल्स। ये आपने देकर रखना है। अब यूरिक एसिड के केस में अमृता तुलसी रसायन और यूरिटोन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके जॉइंट्स की सेहत के लिए, जॉइंट की सपोर्ट के लिए। और इसका एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत से लोग आज इन्हीं तकलीफों से जूझ रहे हैं। और अगर आप किसी को अर्ली स्टेज पर अगर सपोर्ट कर दें, किसी को अर्ली स्टेज पर ही इसके बारे में बता दें, क्योंकि जनरली जब हमारी ये तकलीफ शुरू होती है हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे होते इस चीज के ऊपर। हमें लग रहा होता है कि कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा ये। लेकिन ये समस्या ठीक नहीं होती, ये गंभीर होती जाती है। और ये समस्या जब बढ़ जाती है तो उसके बाद इसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल है। अगर आपके कार्टिलेज खत्म हो गए तो उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल है। एक बार जॉइंट्स के अंदर जो आपका गैप कम हो गया या गैप खत्म हो गया, उसको रिवर्स करना बहुत ही कठिन है। फिर आपको बड़ी सर्जरी पर जाना पड़ेगा। आप समझ पाएंगे कि सर्जरी कितनी महंगी है और उसके शरीर पर फिर क्या क्या दुष्प्रभाव है। क्योंकि एक जो ओरिजिनल, जो भगवान ने आपको चीज दी है, लगाई हुई है, अगर उसको आप छेड़छाड़ करते हो तो वो कुछ ही समय के लिए ठीक रहती है, फिर से
दोबारा वो रिवर्स होने के चांसेस होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन सब चीजों को बहुत ध्यान से समझे होंगे, इस आर्थराइटिस को, इस जॉइंट्स की प्रॉब्लम को, क्योंकि एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। और एक और चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सब का सीधा लिंक जो है वो स्ट्रेस के साथ है। आप जितना ज्यादा स्ट्रेस में रहेंगे, आपकी इस तरह की प्रॉब्लम उतनी जल्दी डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी। आप जब कभी डॉक्टर के पास जाएंगे ना, आप आर्थराइटिस है जी, तो डॉक्टर पहला सवाल पूछता है, दिमाग के ऊपर कोई बोझ रखते हो क्या, कोई स्ट्रेस रखते हो क्या आप लोग? तो दोस्तों, स्ट्रेस मत रखिए। स्ट्रेस से कोई लाभ नहीं है। लुक फॉर सोल्यूशन। हर समस्या का एक समाधान होता है। और अगर आपको फिर भी कहीं स्ट्रेस हो रहा है, आपको लग रहा है रात को नींद नहीं आती, दिमाग पे 36 तरह की सोच चलती रहती है, दिमाग घूमता रहता है, शांत नहीं रहता, तो उस केस में ना आप स्ट्रेस केयर ले लीजिए। बहुत अच्छी दवाई है, कोई आदत नहीं पड़ने वाली उससे। रात को नींद नहीं अगर ठीक से आ रही, तो 1 से 2 कैप्सूल गर्म दूध के साथ पीजिए और चैन की नींद सो जाइए। स्ट्रेस भूल जाएंगे आप। जितना कम अपने दिमाग पर बोझ रखेंगे, उतने ही ज्यादा आप बीमारियों से दूर रहेंगे दोस्तों। खाने पीने का ध्यान रखें, सेहत का ध्यान रखें और अच्छी हेल्दी लाइफ रखें। बीमारियों से दूर रहें दोस्तों। यही मेरी कामना है। सो उम्मीद करता हूँ कि आज आपने कुछ चीजें जरूर समझी होंगी, कुछ चीजें नोट करी होंगी दवाओं के बारे में। और ये जो अवेयरनेस है, आप अपने साथियों को, अपने आसपास लोगों को, अपनी टीम को ये जरूर बताएंगे। और कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मॉर्निंग सेशन का पार्ट बने, जहां पर हम बहुत कुछ सीखते हैं। सो नाउ ओवर टू राजेश जी। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी बात जानकारी दी है, हमने सबको नोट भी किए और बहुत अच्छा लगा सर। और सर इनके आज जो आपने जो बताया सर फीवर के लेकर के, तो अभी हर जगह पे बाढ़ आया, उस बाढ़ में हर जगह पानी जमा हुआ, उसकी वजह से जो डेंगू मलेरिया जो हो रहा है, टाइफाइड बुखार भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसमें सर आपने जो बताया सेफ्टिन और अमृता तुलसी रसायन, ये गजब के वाकई में काम करता है कि हमारे इस साइड में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। सिर्फ सर एक टाइम सुबह दोपहर शाम मैंने एक दिन देने के बाद दोबारा फीवर चढ़ा ही नहीं किसी को। इतना गजब का सर इसका रिजल्ट है। साथ में हमने आयुष 54 भी दिया, बहुत अच्छी रिजल्ट आया सर। तो हम सब इसको नोट किए हैं और आगे भी हम जानते हैं कि सब लोग सब नोट करके इस पे हम लोग इम्प्लीमेंट करें। सिर्फ सीख करके डायरी पे मेंटेनेंस करके ना छोड़े सर, हमको फील्ड में जा करके लोगों के पास जाना पड़ेगा और यहीं से हमारा पहचान बनेगा। हम लोग अक्सर सबसे ज़्यादा गलती क्या करते हैं, हम लोग फील्ड में नहीं जाते हैं, अपने बारे में लोगों को नहीं बता पाते और यही रीजन है कि हम छोटा ही दूर में रह के रह जाते हैं। अगर हमें बड़ा करना है तो हर लोगों के पास जाना पड़ेगा सर। तो ये सर मैं सबसे सब लोग तरफ से रिक्वेस्ट करेंगे, गुजारिश करेंगे कि सब लोग निकले और निकल करके एक ऐसी पहचान बनाए जो आज जो अमूल्य 7 साल में जो नहीं किया, जो कर दिया, जो कोई 20 साल में नहीं कर पाया, आज अमूल्य 7 साल में वो पहचान बना दी है सर। और इस बंदे को कोई जानता नहीं था, आज कई ऐसे राज्य में लोग जान रहे हैं। तो वाकई में सर मैं आपको थैंक्स करना चाहता हूँ दिल से और मैं इस वाणी को यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ सर। तो थैंक यू राजेश जी। एक चीज और नोट करें, पानी। आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए पानी की बहुत इंपॉर्टेंट है। खूब सारा पानी पिए, कम से कम 8 गिलास पानी पिए। और पानी को कहाँ पर रखना है और कैसे रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कई बार घरों में प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल करते हैं, और कई घरों में मैंने देखा है कई लोग जो पानी की पैक्ड बॉटल्स मिलती हैं, जैसे बिस्लेरी हो गई या किनले हो गई, ये बॉटल्स रीयूजेबल नहीं होती। आप इसको बार बार इस्तेमाल करते हैं, तो ये सेहत के लिए बहुत ही खराब आदत है। और इन बॉटल्स को रीयूज नहीं करना चाहिए। घर में पानी को हमेशा आप कम से कम प्लास्टिक की बॉटल्स में रखें। मिट्टी की आजकल बॉटल आती हैं, कांच की बोतल आती हैं, स्टील की बॉटल्स आती हैं, उसका उपयोग करें। प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें। पानी कहाँ पर रखा है, उसी से उसके गुणों के बारे में पता लगता है। किसी एक चैप्टर में मैं पानी के बारे में बताऊंगा, लेकिन आप एक चीज याद रखें, जितने भी आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं, गाउट के पेशेंट्स हैं, उनको पानी बहुत ज्यादा पीना चाहिए। कम से कम 8 से 10 गिलास रोज पीने से आपका यूरिक एसिड ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है दोस्तों। तो ये चीज भी आप जरूर याद रखें। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, अपने जीवन में मस्त रहेंगे
स्ट्रेस को अपने आसपास नहीं आने देंगे और अपने चरित्र का निर्माण भी इस तरह से करेंगे कि लोग आप पर भरोसा करें और महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। इसी के साथ ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।